हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारे चैप्टर 1.8 का वॉयेजिंग टॉवर्ड्स एक्सीलेंस। जिस बच्चों ने हमारे लेक्चर को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी है बच्चों, एक बार आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइस ब्रेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कुछ मैच द कॉलम्स के जैसे वर्ड्स दिए हमको और हमको करेक्ट आंसर जो है उसके सामने लिखना है। तो क्योंकि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आंसर्स ढूंढेंगे नहीं, जो भी टॉपिक दिया है, जो भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उसके सामने सीधा मैंने उसका एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों लिख दिया है। सबसे पहला है क्रूज। क्रूज का मतलब क्या होता है? अ जर्नी ऑन अ बोट और शिप टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, एक बड़ा सा क्रूज होता है, बड़ा सा जहाज होता है जो आपने देखा है, जैसे मुंबई से गोवा ट्रैवल करने के लिए भी एक क्रूज जो है तो बहुत बड़ा शिप है वो, जिसमें कई सारे लोग जो है वो ट्रैवल करके, हज़ारों लोगों की कैपेसिटी जो है वो ट्रैवल करके जा सकते हैं, उनको बोला जाता है क्रूज। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक ऐसी जर्नी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है जो मिलकर बनाते किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो होता है हमारा एक्सपेडिशन। नेक्स्ट आता है हमारा कैंप। कैंप हमने कई बार सुना है, कैंपिंग के लिए चलना है, कैंप है, समर कैंप है हमारा। तो कैंप का मतलब क्या होता है? यूजुअली एक ऐसी प्लेस जो कि अर्बन एरियाज में, शहरों में होती है, वे टेंट्स आर इरेक्टेड फॉर शेल्टर, और जहाँ पर टेंट्स जो है वो रहने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रिप, अ ब्रीफ प्लेजर आउटडोर विजिट। हम कई बार घूमने जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स पर चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिप। एक्सकर्जन का मतलब होता है अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्पस। एक छोटी सी जर्नी, हम कहीं पर कुछ कम समय के लिए जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस से, किसी काम के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सकर्शन। नेक्स्ट आता है हमारा पिकनिक, जिसका मतलब होता है अ शॉर्ट विजिट टू एन आउटडोर प्लेस। बेसिकली हम सबको पिकनिक का मतलब पता है कि थोड़ा सा एक फ्रेशन अप होने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हम जो है वो बाहर जाते हैं। वोयाज का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप। ओके, वोयाज का मतलब होता है एक बहुत ही लंबी जर्नी जो शिप के थ्रू हमने तय की है, तो वो होता है हमारा वोयाज। अब हम बात करेंगे, डिस्कस द फॉलोइंग विद योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब। क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस। सक्सेसफुल होने के लिए या सक्सेस के लिए क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जिनकी ज़रूरत है? सबसे पहला है हमारा यहाँ पर विजन। एक विजन, एक ड्रीम, एक गोल जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बहुत ही हम्बल नेचर, यानी कि हमेशा ये मानकर चलना कि मैं आज भी लर्निंग स्टेज पर हूँ, मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सिवरेंस। पर्सिवरेंस का मतलब होता है स्टेडफास्टनेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, हम जो है अपनी कंटिन्यूएशन अपने काम को लेकर करते ही रहेंगे। उसके अलावा कुछ क्वालिटीज़ है, जैसे हार्ड वर्क हो गया, टीम वर्क हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, इंसानियत होना ज़रूरी है व्हेन यू वांट टू reach your excellence, and lastly we have confidence. You should be confident enough about yourself. With this we have completed our icebreaker. Now we will start with our brainstorming session. The first question is upbringing plays a very important role in shaping one's life. So एक सेंटेंस दिया है upbringing, जिसको हम पालन पोषण भी बोलते हैं या फिर परवरिश भी बोलते हैं, कि परवरिश किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दिस इज़ समवॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट जो टीचर क्लास में दे सकती है। तो आप उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है फेवर में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको बोला गया आप अगेंस्ट की टीम में हो तो कुछ पॉइंट्स आप अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्टन पॉइंट है जो फेवरिज्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रोवाइड्स अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला है कि अपब्रिंगिंग एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो देता है, उसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि फैमिली का साथ है। हेल्प्स इन फाइंडिंग द रोल मॉडल, हेल्प्स टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो इस तरीके से अपब्रिंगिंग जो है उसके फेवर के लिए ये सारे पॉइंट्स है जो आप बोल सकते हो। अब अगेंस्ट के लिए क्या पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं? अचीवर्स कैन बी सक्सेसफुल इन एनी एटमॉस्फेयर। तो अगर सक्सेसफुल होना है आपको तो उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर ही मिलना चाहिए। सक्सेसफुल होने वाले लोग बुरे एटमॉस्फेयर में भी सक्सेसफुल होकर ही दिखाते हैं। दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, रिलायंट और डिपेंडेंट। ये जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। दे बिकम रोल मॉडल फॉर अदर्स, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, इसी के साथ साथ वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे इस डिबेट के टॉपिक पे जो फेवर और अगेंस्ट में यूज़ किए जा सकते हैं।
Coming to the next question, read the text again and make a list of great Indian and foreign personalities who had a great impact on अच्युत गोडबोले during his childhood. अब जैसे हमने ये चैप्टर देखा था, जो उनके ऑथर है अच्युत गोडबोले जिन्होंने इसको लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से उनका बचपन जो है वो बहुत ही रिच गुजरा है. रिच का मतलब होता है कई सारे रिच कंटेंट जो है उनकी लाइफ में रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बताया था कि कुछ ग्रेट पोएट्स है, राइटर्स है, ना कि सिर्फ इंडियन यानी कि फेमस जो आउटसाइड पर्सनालिटीज़ होती थी वो भी क्या करती थी, हमारे घर पर आया करती थी उनके चाइल्डहुड डेज़ में. तो हमको यहाँ पर उनके नाम जो है वो बताने हैं. तो जैसे हमने हमारे टेक्स्ट में पहले ही देख लिया है, पोएट्स जो आते थे वो है विंदा करंडीकर, मंगेश पटगांवकर, वसंत बापट जी और केशव सूद जी. नेक्स्ट है हमारे राइटर्स, तो वो है चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी और मार्धेकर. फिर कुछ म्यूजिशियंस हैं हमारे जो कि मोजार्ट है, पंडित कुमार गंधर्व है, पंडित भीमसेन जोशी है और पंडित जसराज जी है. ड्रामेटिस्ट जो है वो है शेक्सपियर, और पेंटर्स जो विजिट करते थे वो है वान गोग और माइकल एंगलो. तो बेसिकली ये सारी वो फेमस पर्सनालिटीज़ थी जो इनके चाइल्डहुड डे में इनके घर पर इनके फैमिली से विजिट करके अपने शेयर्स, ओपिनियन, थॉट्स जो है वो कई वक्त तक शेयर किया करती थी. Next question is, find the different techniques used by the writer to learn science and mathematics. अब राइटर जो है उन्होंने कैसे टेक्निक यूज़ की थी साइंस और मैथ्स को समझने के लिए. तो हर इंसान का, हर एक स्टूडेंट का अपना ही एक तरीका होता है चीज़ों को सीखने का. तो कुछ तरीका इनका भी था हमारे राइटर का कि उन्होंने किस तरीके से सीखा है वो हम देखते हैं. सबसे पहला तरीका था द राइटर यूज टू अप्रिशिएट द इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स. तो सबसे पहली चीज़ थी कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को कभी भी एक बर्डन के तौर पर नहीं लिया है बिल्कुल भी. उससे ज़्यादा इन्होंने इसके अंदर जो इसकी इनर ब्यूटी है कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट्स रियल लाइफ में एप्लीकेबल है और इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं, ये सोचकर उसकी इनहेरेंट ब्यूटी जो है, इनर ब्यूटी जो है उसको समझा. सेकेंडली उनको न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और पाइथागोरस थियरम जो है वो भी एलिगेंट लगा. नेक्स्ट है द राइटर लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड व्हेन ही वाज इन 7th. तो उनकी जो इच्छाएं थी वो कुछ इस तरीके की थी कि जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तब वो 9th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किया करते थे. He used to love solving problems and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them, even though they were not a part of the curriculum. बावजूद इसके कि वो इसके सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करता था जो वो पढ़ते थे, फिर भी वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि उनको कोई ना कोई अलग मेथड चाहिए होता था एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो कहीं ना कहीं उनको इन दोनों ही सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है उन्होंने इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो की थी. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, द राइटर फेस्ड न्यूमरस प्रॉब्लम्स वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश बिकॉज. अब उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती थी इंग्लिश में बात करने के लिए? तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनका जो पूरा एजुकेशन रहा है वो मराठी में रहा है. सेकेंडली उनकी जो वोकेबुलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी, इंग्लिश के वर्ड्स इतने अच्छे से उनको नहीं आते थे, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वर्ड्स को बुलाने का, जिस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो भी बहुत ही बुरा था. हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस वाज वेरी ऑकवर्ड. और जिस तरीके से हम सेंटेंसेस में बात करते हैं इंग्लिश में, तो उनका बात करने का तरीका काफ़ी अलग था. इन सब का रीज़न यही है क्योंकि उनकी स्कूल जो उनकी जो एजुकेशन हुई है वो कम्प्लीटली मराठी मीडियम से ही हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ द राइटर वॉज कम्प्लीटली स्टम्प्ड बिकॉज. अब वो जो है बुरी तरीके से हार चुके थे, कहीं ना कहीं उनको लगा था कि मैं आउट हो चुका हूँ. तो ये चीज़ ऐसी क्यों हुई है? तो उसके रीज़न थे कि एक तो उनकी वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा वीक थी, उनकी जो स्पोकन इंग्लिश थी वो भी बहुत वीक थी, प्रोनाउंसिएशन जो था वो अच्छा नहीं था, और सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन यानी सेंटेंस को फ्रेम करके किस तरीके से बात किया जाता है वो भी सही नहीं था. तो दैट वॉज सम ऑफ द रीज़न कि क्यों उनको लगा था कि अब वो फेल हो चुके हैं. Next question is, read the text again and complete the sentence. Due to writer's pathetic English speaking style, he. यानी कि अब हमको ये टेक्स्ट को पढ़ना है, यानी अपने प्रोज पर वापस जाना है और इस लाइन को ढूंढकर उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ड्यू टू राइटर्स पैथेटिक इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल. अब क्योंकि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, he felt quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular, developed an inferiority complex, felt depressed and diffident, wanted to run away from IIT and even Mumbai. तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी क्योंकि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है, स्पोकन इंग्लिश बहुत वीक थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ी थी. Next question says, complete the following sentences. The writer wanted to achieve mastery in English because. अब उनको इंग्लिश में
मास्टरी क्यों अचीव करनी थी? क्योंकि उसके कुछ रीजंस है। ही वांटेड टू स्पीक एक्सीलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, यानी उनको बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश बोलना सीखना था। ही वुड बी एबल टू अचीव एक्सीलेंस एंड एक्सेल इन एनीथिंग ही ट्राइड टू डू, और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं कोई भी काम अगर करूँ तो मैं उसमें एक्सीलेंस यानी कि सक्सेस जो है वो हासिल कर ही लेता हूँ। He did not have to feel afraid of anybody and start feeling at home in his hostel। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने सीख लिया तो उनको अपने हॉस्टल में एकदम स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग नहीं आई, एकदम घर जैसी ही फीलिंग आई, क्योंकि अब वो किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात जो है वो कर सकते थे। Next question that we have is, make a list of different steps that the writer undertook to improve his English speaking skills। अब राइटर ने अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया वो हम देखेंगे। सबसे पहले ही डिसाइडेड टू ऑल्सो थिंक इन इंग्लिश बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश। जैसे हमको अगर इंग्लिश बोलनी होती है तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी मदर टंग में उस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इंग्लिश में फ्रेम करते हैं और बाद में हम उसको वर्बली बोलते हैं। लेकिन राइटर ने सोच लिया था कि अब अगर मुझे सोचना भी है तो मैं इंग्लिश में ही सोचने वाला हूँ। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड इंग्लिश नॉवेल्स। तो न्यूज़पेपर और नॉवेल्स उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद साथ साथ उन्होंने फोनेटिक्स जो है, रूट्स कैसे है, प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है इंग्लिश में वर्ड्स का, ये सारी चीज़ें सीखी थी। और जहाँ पर भी उनको लगता था, मिरर के सामने खड़े रहते थे, प्रैक्टिस करते थे बात करने की, और जहाँ उनको लगता था एरर है, मिस्टेक है, वो उसे रेक्टिफाई कर दिया करते थे। दिस हेल्प्ड हिम टू इम्प्रूवाइज एंड इम्प्रूव डे बाय डे। और यही चीज़ों ने क्या किया, उनको डे बाय डे इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। Next question that we have is, read the text again and describe the writer's achievements after achieving mastery over the English language। यानी कि अब हमको बताना है कि राइटर की अचीवमेंट और किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज पे उन्होंने मास्टरी जो है वो अचीव कर ली थी और उससे उनका आगे जाकर फ़ायदा उनको क्या हुआ था। सबसे पहले चीज़ तो ये थी कि जो इंग्लिश बोलने का उनको हमेशा डर रहता था, वो डर जो है वो ख़त्म हो गया था। उसी के साथ साथ उनको हमेशा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस से बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस, तो वो और ज़्यादा क्या हो गए थे, कॉन्फिडेंट हो गए थे। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड फीलिंग एट होम। घर जैसी फीलिंग उनको आने लग गई थी हॉस्टल में। प्रेजेंटेशंस देना उनको लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था इंग्लिश में। नेगोशिएशन और कई सारे $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उन्होंने क्या किए थे, साइन करना शुरू कर दिया था। लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी चलाया उन्होंने, कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के वो हेड रहे हैं, CEO रहे हैं, और 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने क्या किया था, उनके अंडर काम किया था। तो ये सारी चीज़ तब पॉसिबल हो गई क्योंकि जब उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग जो है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया था, और इम्प्रूव करने के बाद में जब वो बोलते थे तो वही एक रीज़न था जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न बन चुका था। Next we have is, go through the text again and complete the table comparing two different phases of life of the writer as an MD or executive officer and as an activist of सर्वोदय मूवमेंट। तो हमको अब बताना है कि उनके लाइफ के जो 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है उसके अंदर उनका रोल क्या था। एज एन MD या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कितने ईयर्स स्पेंड किए थे हेड ऑफ द कंपनी, कुछ उन्होंने 23 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए थे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में। उसके साथ साथ 150 टाइम्स वो बिजनेस के लिए ओवर द ग्लोब जो है वो क्या हो चुके हैं, पूरी दुनिया जो है वो घूम चुके थे। रोड 4 बुक्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि 4 बुक जो है उन्होंने लिखी है किस पर, IT पर, 4 बुक्स जो है वो लिखी है। नेक्स्ट, जब सर्वोदय मूवमेंट के वो एक्टिविस्ट बने रहे तो उन्होंने क्या किया था, एक पीसफुल सत्याग्रह था जिसको उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। सोशल मूवमेंट जो है वो ज्वाइन किया था, किसके लिए, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए, और उसी की वजह से उनको 10 दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। तो ये 2 अलग अलग उनकी लाइफ के इवेंट है जो हमने देखे हैं। Next question that we have is, complete the web highlighting the various opportunities you gained due to your good English speaking skills। अब ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में जो आपको मिले होंगे बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ तो है, आपको हमेशा डिबेट कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया, स्कूल का सेक्रेटरी बनाया, लिटरेरी सोसाइटी जो है उसका सेक्रेटरी बना दिया, फिर आपको सिलेक्टेड टू रीड स्कूल और कॉलेज की एनुअल डे के दिन जो रिपोर्ट्स पढ़कर सुनानी होती है उसके लिए आपको बुलाया गया, फिर आपको एज अ कंपेयरर यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए जो आपको एंकरिंग करनी होती है तो उसके लिए हमेशा आपको क्या किया गया, बुलाया गया, स्कूल में बुलाया गया, आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में बुलाया गया। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिली है बिकॉज ऑफ योर करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ओके,
Next question that we have is, describe a situation or incident when you felt embarrassed for your lack of knowledge of a particular subject or incompetence in speaking English fluently. तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश सही से नहीं बोल पाए थे तो क्या प्रॉब्लम आपने फेस की थी, तो लाइफ का ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देना है. Now this happened after my standard 10th exams. I live in Latur and I was visiting my cousins in Mumbai for the first time. In order to entertain me, they took me to a musical night. Unfortunately, it was a music show based on English songs and I had no knowledge of it or interest in it. I love to listen to Hindi and Marathi songs only. They soon realized my lack of interest and were sorry for their mistake. I was embarrassed about my complete lack of knowledge about English songs. तो ये बात है कब की, स्टैंडर्ड 10 के एग्जाम्स की, जब मैं लातूर विजिट किया था. वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो कहा गया था, मैं सॉरी अपने कजिन्स के साथ जो है वो मुंबई जो है मैंने क्या किया था, विजिट किया था. वहाँ विजिट किया जब मैंने, तो अपने कजिन्स के साथ, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि चलो हमारा फ्रेंड है, हमारा भाई है, कज़िन है, बाहर से आया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मुंबई घुमाते हैं. तो कहीं ना कहीं वो लोग उसको लेकर गए एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए. लेकिन जिस म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में लेकर गए थे वहाँ पर क्या हो गया था बच्चों, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में था. अब क्योंकि आपने विजिट किया है, आपको इंग्लिश का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पे जो भी कॉन्सर्ट में सॉन्ग्स प्ले होंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, उसके लिरिक्स समझ में नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट ही उस कॉन्सर्ट के लिए डेवलप नहीं होगा. कहीं ना कहीं कजिन्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई और उनको बहुत ही बुरा लगा, और इसी के साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आपको उस चीज़ का नॉलेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदा वाली या एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है. तो इस तरीके का कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन. वन इज डन फॉर यू. तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमको यानी कि ऑप्शंस हमको दिए थे जिसके अंदर से हमको करेक्ट आंसर लिखना है. तो ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आपके आंसर्स जो है वो लिख दिए हैं. बाय द एंड ऑफ द वीक शी वॉज बिगिनिंग डैश इन हर न्यू जॉब. तो टू फील एट होम. तो जैसे ही वीक खत्म हो गया तो उसको क्या, शी वॉज बिगिनिंग टू फील एट होम इन हर न्यू जॉब, यानी अपने न्यू जॉब पर उसको लगने लगा कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे घर जैसा ही है. दिन खत्म होते हुए उसको ऐसा फील होने लग गया. नेक्स्ट, व्हेन ही लॉस्ट हिज मदर ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन. ट्रैवलिंग कैन हेल्प टू ब्रॉडन वंस होराइजन. आफ्टर माई रिटायरमेंट आई स्टार्टेड माई सेकेंड इनिंग्स एज अ सोशल वर्कर. Having faith in God keep one going in difficult situation. To succeed in any competitive exam, one requires a sea of knowledge. The simple village girl felt out of place in a formal party. The work done by Sindhutai Sakpal touched the hearts of millions. The teacher spoke at length explaining the concept. The speaker was completely stumped by the intelligent questions asked by the audience. तो ये सारे ही आपको ऑप्शंस जो है वो ब्रैकेट्स में दिए थे और हमने करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर प्लेस होगा उसको लिख दिया है. ओके, नाउ वी हैव सर्टन वर्ड्स गिवन जिसका हमको मीनिंग जो है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है. तो इसका टेक्स्ट में क्या रिलेशन है, यानी कि हमारे पैसेज जो है हमने देखा है उसमें क्या रिलेशन है हमारे प्रोज में, और रियल में उसका क्रिकेट में क्या मीनिंग होता है हम उसको समझेंगे. सबसे पहला है सेकेंड इनिंग्स. सेकेंड इनिंग्स का मतलब अगर हम जनरल में देखें तो उसका मतलब होता है एक न्यू शुरुआत, और सेकेंड फेज ऑफ लाइफ की शुरुआत, उसको हम जनरली सेकेंड इनिंग्स जो है वो बोलते हैं. कई बार पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के बाद, जैसे आप अपने जॉब से रिटायर हो गए हो, अब आपने कुछ और करने का सोचा, जैसे आपने टीचर बनने का सोचा, तो ये आपकी सेकेंड इनिंग होती है कि आपने कंप्लीटली कॉर्पोरेट जॉब खत्म हो गया, रिटायर हो गए, अब आप बच्चों को ट्यूशन दे रहे हो, तो ये आपकी सेकेंड इनिंग्स हो जाती है. उसी तरीके से क्रिकेट में क्या होता है, व्हेन अ टीम कम्स टू बैट फॉर द सेकेंड टाइम इन अ टेस्ट मैच. जब एक टीम दूसरी बार आती है टेस्ट मैच में बैटिंग करने के लिए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंड इनिंग्स. नेक्स्ट दैट वी हैव ए स्कोर. स्कोर का मतलब हम अच्छे से जानते हैं, क्रिकेट में स्कोर का मतलब होता है जो रन्स बनाते हैं उसको बोलते हैं. जनरली हम बोलते हैं इवैल्यूएटेड एंड असाइंड मार्क्स. जब आप एग्जाम दोगे आपको जो मार्क्स मिलेंगे तो वो आपने मार्क्स को क्या किया है, स्कोर किया है. नेक्स्ट वी हैव इज टारगेट सेटिंग. क्रिकेट में टारगेट सेटिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड. कितने रन्स जो है वो हमको स्कोर करने हैं ये हमको पता होता है, वो टारगेट सेटिंग होता है. जनरली हम बोलते हैं डिसाइडिंग समथिंग दैट वन होप्स और इंटेंट्स टू अकम्प्लिश. लाइफ में ऐसा कोई टारगेट जो आपको अचीव करना है, जो आपने सोच रखा है, आपको जैसे 12th के बाद कुछ करना है, आपको कॉमर्स फील्ड में कंटिन्यू करना है, साइंस में करना है, तो आप कौन सी फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो वो आपका टारगेट सेटिंग होता है. नेक्स्ट वी हैव अ स्टम्प्ड. स्टम्प्ड का मतलब होता है जनरली टू बी अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टू डिफिकल्ट. तो स्टम्प का मतलब होता है यहाँ पर कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. क्रिकेट में स्टम्प का मतलब होता है, जैसे हमको पता है अच्छे से स्टम्प आउट क्या होता है, तो वही हमारे क्रिकेट में उसका मीनिंग होता है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स
टू बी गिवन जनरली उसको क्या बोला जाता है और क्रिकेट के टर्म्स में उनको क्या बोला जाता है। अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कुछ वर्ड्स दिए हैं तो उस वर्ड्स के हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर दिया है लकी, तो डेफिनेटली वी नो लकी का मतलब होता है लकी का अपोजिट होता है अनलकी। सेकंड प्रॉब्लम दिया है तो उसका आता है सोल्यूशन। थर्ड हमारा डाउट है तो यहाँ पर ट्रस्ट आएगा। फोर्थ हमारा डिफिडेंट है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट आएगा। फिफ्थ हमारा लोअर है तो एडवांस्ड आएगा। सिक्स्थ हमारा जीनियस है तो ब्लॉक हेड आएगा। तो इस तरीके से हमको कुछ वर्ड्स के अपोजिट्स जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर be, have, which occur most commonly and can also be used as a main verb in a clause. Go through the sentences given below and say whether the verbs are main verbs or primary auxiliary verbs. तो ये जो कुछ वर्ब्स दिए ऑक्सिलरी वर्ब्स बी और हैव, जो कई बार किसी सेंटेंस में आते हैं और उसको एज मेन वर्ब भी यूज़ किया जाता है किसी क्लॉज में। तो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ क्लॉज वर्ब जो है वो मेंशन है। आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, तो आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग ये हमारा मेन वर्ब है। आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड, अगेन मेन वर्ब। तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो सारे के सारे मेन वर्ब ही है बच्चों जो यहाँ पर मेंशन किए हैं। ही वॉज अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गाय, अगेन मेन वर्ब। दे डिड ऑल द वर्क इन टाइम, मेन वर्ब। आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ, सो अगेन मेन वर्ब। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है हमारे वो मेन वर्ब के हैं। अब दिया है रीड द गिवन सेंटेंसेस। डज सैम राइट ऑल हिज ओन रिपोर्ट्स? द सेक्रेटरीज हैवंट रिटन ऑल द लेटर्स येट। टेरी इज राइटिंग एन ईमेल टू अ क्लाइंट एट द मूवमेंट। अब हमको कुछ 3 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं। द वर्ब्स इन बोल्ड आर ब्रॉडली यूज टू एक्सप्रेस टेंसेस। डू can also be used for adding emphasis as in I do know the answer. The verbs be, have and do are called primary auxiliaries. When helping verbs are used to express the mode or action, they are called modals. यानी कि जो verb है do तो उसको क्या बोला जाता है, primary auxiliaries में काउंट किया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ हमारे modals यानी कि modal verbs जो है वो भी होते हैं, जहाँ पर कई बार हमको ability होती है, permissions होती है, उसके साथ साथ obligation हो जाता है, तो वो हमको आइडेंटिफाई करके बताना है। नाउ यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। अब शैल हैव जो है हमको अच्छे से पता है बच्चों, ये किस में आता है, हमारे फ्यूचर टेंस में आता है। वी शुड ओबे आर एल्डर्स। शुड यानी कि यहाँ पर ओबे करना ही है, आपको अपने बड़ों की बातें माननी ही है। तो शुड आ गया यानी कंपलसरी आ गया, ऑब्लिगेशन हो जाता है वो। नेक्स्ट आता है आई कैन प्ले दी पियानो। आई कैन प्ले, तो कैन मतलब आप एबिलिटी बता रहे हो अपनी। फिर आता है कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, तो आप प्लीज बोल रहे हो तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हो। सो नेक्स्ट वी हैव इज models. In the above examples, models indicate the expressions given in brackets. जो bracket में expressions है उससे हमको models के बारे में पता चलता है। There are other models that are used for expressions. Study the given table carefully and do the activities that follow. तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मॉडल्स दिए हैं और उसके साथ में उसके एक्सप्रेशंस क्या है वो हमको एक्सप्लेन करना है, यानी कि एबिलिटी है या फिर ऑब्लिगेशन है, क्या है, हमको ये इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर आता है मॉडल्स लेस डेफिनेट टू मोर डेफिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर उसके एक्सप्रेशंस है। कैन और कुड की बात आती है तो वो हो जाता है हमारा एबिलिटी, वो होता है हमारा एबिलिटी। शुड की अगर बात करें हम तो वो हो जाता है एडवाइज या ऑब्लिगेशन। जैसे हमने किसी को बोल दिया यू शुड टॉक टू मी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड टॉक टू मी, तो वो हो जाता है हमारा एडवाइस भी। और कई बार यू शुड गो टू वर्क, यू शुड स्लीप अर्ली, तो ये भी एक एडवाइस हो गई, राइट। और ऑब्लिगेशन क्या हो गया, अगर आप कंपलसरी किसी को कुछ करने बोलते हो तो यू शुड कम होम बाय 8 o'clock, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया तो आपको आना ही है, ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है। फिर आता है शैल और विल। शैल फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, विल भी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसमें डिटर्मिनेशन भी है। वुड अगर हम बात करते हैं हैबिचुअल पास्ट की या हम रिक्वेस्ट की भी बात करते हैं। मे और माइट परमिशन या पॉसिबिलिटी की बात करता है। मे आई कम इन, जैसे आप पूछते हो क्लासरूम में एंटर होने के पहले, तो वो होता है परमिशन। माइट, ही माइट कम टुमारो फॉर पिकनिक, तो माइट होगी यहाँ पर पॉसिबिलिटी, वो आ भी सकता है, तो वो होती है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव इज मस्ट और हैव टू, तो अगेन ये कंपल्शन हो गया। यूज टू हैबिचुअल पास्ट, ऑट हो गया ऑब्लिगेशन, नीड हो गया नेसेसिटी, डेयर टू हो जाता है हमारा करेज। तो इस तरीके से कुछ मॉडल्स दिए हैं जिसके एक्सप्रेशंस हमको मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। तो कुछ अप्रोप्रिएट मॉडल जो अभी जैसे हमने देखी, हमको यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया है।
टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेन लेटर, यानी कि अम्ब्रेला ले लो, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पर कि बारिश होने के चांसेस है, इट माइट रेन लेटर, बारिश हो सकती है। पीपल डैश वॉक ऑन द ग्राउंड, या तो मस्ट वॉक ऑन द ग्रास, या तो शुड नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ग्रास पे नहीं चलना चाहिए या तो चलना चाहिए। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, कुड आएगा, एबिलिटी हो जाती है। द सिग्नल हैज़ टर्न्ड रेड, यू ऑट टू वेट, तुमको रुकना पड़ेगा, तो एक कंपल्शन हो जाता है। आई वॉज स्पोर्ट्स पर्सन इन माई स्कूल डेज, आई डैश प्ले बैडमिंटन, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, तो ये क्या हो गया, आई विल फाइंड माई फ्रेंड देयर, यानी कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे मेरा फ्रेंड मिलेगा, तो ये लाइब्रेरी जा रहा हूँ, अब तक गया नहीं हूँ, जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, विल आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट अ सेंटेंस दैट शो पास्ट हैबिट, यानी पास्ट हैबिट के बारे में बात करती है। तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया करते थे अपने टाइम पर, हम लोग डिस्कस करते थे रिलेटिविटी के बारे में, बिग बैंग थियोरी के बारे में, एस्थेटिक्स, लिटरेचर, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स एवरी डे अंटिल लेट इनटू द नाइट्स। तो ये एक सेंटेंस है जो हमको बताता है कि हम पास्ट हैबिट जो है, हमारी हैबिचुअल पास्ट है जिसके अंदर हम कोई एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म किया करते थे। नेक्स्ट वी हैव इज डू एज डायरेक्टेड, हमको करना है, ब्रैकेट में दिया है, उस हिसाब से हमको सेंटेंस को रीफ्रेम करके विदाउट चेंजिंग द टेंस हमको लिखना होता है। आई डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द डिस्कशंस बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड, तो रिमूव बट हटा देना है हमको, तो आएगा दो आई डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द डिस्कशंस आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड। नाउ नेक्स्ट इज आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, यहाँ पर आपको दैट हटा देना है, आई हैड डिसाइडेड टू डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। माई फियर हैड वैनिश्ड एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल, तो वेन लगाना है, तो जब मेरा फियर खत्म हो गया तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल। आई प्लंज्ड इनटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, आई इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिनेसेंस, तो यहाँ पर क्या हटाना है हमको, यहाँ पर हमको विच मेंशन करना है, विच से सेंटेंस को ज्वाइन करना है। आई प्लंज्ड इनटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, विच इट नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलती से एरर हो गया है टाइपिंग, विच वॉज अ पीरियड ऑफ रिनेसेंस आएगा। When I look back, there are number of lessons that I cherish. Remove when. तो यहाँ पर आएगा on looking back, I find there are number of lessons that I cherish. तो यहाँ पर आपने when को हटा दिया। Next है there are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity. Remove who. अब हमको who हटा देना है यहाँ पर। तो hundreds tell me that they understood the theory of relativity. Now next we have is go through the sample of the flyer given on page 91 of the textbook। एक flyer का हमको एग्जाम्पल दिया है, उसके बेसिस पर हमको एक flyer जो है वो बनाना है। तो किसके लिए हमको बनाना है फ्लायर, एक योगा क्लास के लिए हमको बनाना है। टॉपिक से कुछ हमको दिए हुए, योगा क्लास, समर हॉबी क्लास, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनलीनेस, तो हमने आपके लिए यहाँ पर जो है योगा क्लासेस का एक बना दिया है। तो हमको डिटेल्स क्या लेना है, कुछ डिटेल्स मेंशन करना है, स्पेशल फीचर्स क्या होंगे, क्यों आपको इस प्रोग्राम को चुनना चाहिए, क्यों इस ड्राइव के लिए, पर्पस क्या है, मिशन क्या है हमारा, उसके साथ साथ कुछ स्पेशल बात है इसके लिए, और कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको ऐड करना हो तो सबसे पहले तो हमको फ्लायर बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम उसका एड्रेस जो है वो लिख देंगे। एड्रेस लिखने के साथ साथ नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। अब आपने मेंशन किया है वी हैव क्लासेस फॉर ऑल फ्रॉम एज 5 to 75, मैन एंड वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये क्लासेस सबके लिए, इस तरीके से एक या दो लाइन जो आप लिखते हो तो वो हो जाता है आपका प्रमोशन। फिर आपने डिटेल्स देना है पूरी आपकी योगा क्लासेस के बारे में, वीक में कितने डेज आप योगा क्लासेस चालू रखते हो, टाइमिंग क्या है, मेल्स का टाइमिंग क्या है, कोई पर्सनल ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है, एक्सपीरियंस टीचर्स है, कोर्स अगर आप देते हो, ऑफर कर रहे हो तो कोई आपको वहाँ पर से सर्टिफिकेट मिलता है, और उनकी कोई वेबसाइट है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर उनके स्पेशल फीचर्स क्या है, लेक्चर्स होते हैं, टेक्निक समझाई जाती है, ग्रुप बनाया जाता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड। फिर आपको क्यों चुनना चाहिए इस क्लास को, ये डिवाइन योगा क्लास जो आपने नाम रखा है, तो इस क्लास को आपको क्यों चुनना चाहिए, तो यहाँ पर आपको उसके रीज़न जो है वो कुछ अच्छे से मेंशन करने हैं। फिर आपको अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन करना होता है। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारा आज का जो ये सेशन है आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग का, हमारे चैप्टर 1.8 का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।